तो कैसी लगी कल की क्लास, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। बहुत से बच्चों के मैसेज आए, सब ने बोला सर अच्छी लगी, मज़ा आ गया, स्टार्ट कर दिया। तो बस अब अगर मज़ा आ रहा है ना तो कभी भी रुकना नहीं है, और इन क्लासेस का लोड नहीं बढ़ना चाहिए आप पे। जैसे ही क्लास आई वैसे ही आप लोगों को क्लास देख लेनी है। ऐसा नहीं है कि क्लासेज आप लोग इकट्ठी करके रखे हो, फिर इस बैच का फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर तो बहुत है ना, मैं बोलता हूँ बार बार, बहुत है। फिर तो अपने बैच का मेन टारगेट क्या रहने वाला है, जैसे ही क्लास आएगी वैसे ही आप लोग क्लास देखोगे, उसमें मैं जो टास्क दूंगा अगले दिन वो टास्क आप लोग करके आओगे। जैसे कल कल की क्लास में मैंने आपको क्या टास्क दिए थे, याद है किसी को? याद है किसी को क्या बोला था मैंने कल की क्लास खत्म होने से पहले? ये था कल की क्लास का सबसे मेन टास्क, तो ये था। उसके बाद मैंने और भी टास्क दिए थे, लेकिन अगर ये भी कंप्लीट कर लिया तो बहुत आगे चले गए हो आप। स्टार्टिंग में अगर इतना सा भी कर लिया ना आप लोगों ने, तो आप लोग 20-30% बच्चों से आगे तो चले गए। कैसे? क्योंकि ये डेटा अपने काम, 20-30% मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, और उसमें 20-30% में सारे बच्चे आ जाते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसे वो भी तो हैं निठल्ले बच्चे जो बस फॉर्म लगा दिया, कुछ कर ही नहीं रहे, वो भी तो है, तो वो सब आ जाते हैं। तो 20% तो यही खत्म। ठीक है, तो ये है वर्गमूल, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। उसके बाद एक टास्क क्या था, घनमूल वाला, घन वाला। वो तो वर्ग और वर्गमूल, ये घन है। ये सारी पीडीएफ आपको नीचे रिसोर्सेज में मिल गई होगी। अब ये तो चलो आपका काम है। उसके बाद एक चीज और थी, मैंने बोला था स्क्वायर स्क्वायर याद करने हैं, बोला था ना। जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, वो भी याद करने हैं आपको स्क्वायर के बाद में, है जी। चलो आप लोग करके आए हो। अब यहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कल की क्लास में तो वो बातें हमने कर ही ली। यहां तो कुछ नया शुरू करते हैं। तो देखो टॉपिक हमारा था क्या, एलसीएम और एचसीएफ, और उसमें भी हम पहले पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ पढ़ेंगे। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है मैं बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में आप लोग नहीं घुसोगे। हम यहां टारगेट बना के आए हैं ग्रुप डी, तो मैं जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे आप लोगों को करना है। तो देखो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एचसीएफ दी गई संख्याओं में से सभी सार गुणनखंडों में से सबसे बड़ा वाला होता है। यानी कि जो कॉमन गुणनखंड होते हैं, अभी बताऊंगा यहां पे बताऊंगा। अभी तो बहुत से बच्चों को ऐसे भी हो रहा होगा कौन सा गुणनखंड कौन सा क्या, तो उससे पहले मैं आपको ये एचसीएफ पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल देखो मैंने हेडिंग डाल रखी है, आप लोग भी डाल लो, साथ साथ चलोगे, जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे चलोगे। तो देखो सबसे पहले लेके आता हूं मैं फैक्टर, और फिर लेके आता हूं मैं मल्टीपल। बहुत गहराई में नहीं घुसना है, बस जो मैं बोलता जा रहा हूं उस पर ध्यान रखना। मल्टीपल ऐसे हो, फैक्टर ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया 24, तो 24 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, देखना इधर ध्यान से, टुकड़े करो बस। जो टुकड़े होंगे ना, गुणनखंड, खंड का मतलब टुकड़े, तो फैक्टर को मैं क्या बोलूंगा, गुणनखंड। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो भी टुकड़ा आए 24 का, वो टुकड़ा अपने दिमाग में बना लो। सबको पता है सर 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, तो मैं लिख देता हूं 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। जैसे जैसे टुकड़े बनते जाते हैं वैसे वैसे बनाओ। अब देखो चलो मल्टीपल को अब लिखेंगे वापिस। अब है 12 तो गुणा 2, तो लेकिन यहां खत्म थोड़ी हो गया। अब आपको 12 का भी तो टुकड़ा बनाओ, देखना 6 दूनी 12 है, और ये गुणा में 2 तो है ही। अब और किसके टुकड़े बन सकते हैं, 6 के बन सकते हैं ना, 3 दूनी 6, फिर ये बाकी के जो हैं वो तो है ही हैं। इससे आगे आप क्या टुकड़े कर सकते हो, इससे आगे तो आप क्या ही नहीं कर सकते, बस एक से गुणा करते हो, तो एक से तो कितनी बार गुणा करो करते जाओगे। हाँ जी, तो ये बन गया इसके फैक्टर्स। ये क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए। अगर आपको 24 के फैक्टर देखने हैं तो ये फैक्टर बन गए। मतलब आपको फैक्टर, सॉरी आपको जैसे ही फैक्टर नाम दिखता है वैसे ही 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा जैसे जितने टुकड़े बना सकते हो। तो इसको आप, एक तरीका तो मैंने ये बता दिया अपने मन में टुकड़े करने वाला। चलो एक तरीका और बताता हूं आपको, देखना जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ये 24 था, इसके टुकड़े बनाओ जी, तो ये 2 से करोगे तो 12 बार, फिर 2 से करोगे तो 6 बार, फिर 2 से करोगे तो
3 बार, फिर 3 से करोगे तो 1 बार। वही बन गए ना टुकड़े कितने, यहाँ क्या आया था 3 गुना 2 गुना 2, तो ये भी 3 गुना 2 गुना 2 ही तो हो गया ना, गुना 2। तो बस इस तरीके से वो फैक्टर, तो आप लोग हेडिंग डाल लो फैक्टर और उसके ब्रैकेट में आप लोग लिख लो गुणनखंड। तो मैं बार बार जब भी अपनी क्लासेस चलेगी तो मैं फैक्टर को फैक्टर ही बोलूंगा, बार बार गुणनखंड नहीं बोलूंगा। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पर याद कर लो, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। और साथ में ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लो, ये वाला भी एग्जाम्पल लिख लो, जिससे आपको आइडिया हो जाए मैंने यहां क्या करवाया है। ठीक है, कोई एग्जाम में आपसे परिभाषा तो पूछेगा नहीं कि फैक्टर क्या होते हैं, आप लगे पड़े हो फैक्टर 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 याद करने के लिए, नहीं ना। बस फैक्टर जैसे ही आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे टुकड़े करने हैं। उसके बाद मल्टीपल और देखेंगे हम, उसके बाद मल्टीपल और देखेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं तो अभी बता देता हूं, फैक्टर हमने देख लिए, मल्टीपल्स में आपको बता देता हूं। अंतर आप लोगों को पता होना जरूरी है फैक्टर और मल्टीपल्स में। तो देखो अगला डालो, अगली हेडिंग डालो मल्टीपल्स। और बहुत आसान है मल्टीपल, तो बहुत आसान ऐसे है कि मैं इसको मल्टीपल को बोल सकता हूं पहाड़े या टेबल भी बोल सकता हूं। अब तो बहुत सिंपल है ना, अब तो बहुत आसान है ना। बस ऐसे छोटी छोटी चीजों पे पॉइंट करो, देखना। जैसे मान लो मुझे 5 के मल्टीपल देखने हैं, तो 5 के मल्टीपल क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, और ऐसे चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, जहां तक आप कर सकते हो वहां तक चलते जाएंगे, अनंत तक चलते जाएंगे, लगभग लगभग अनंत तक चलते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इस तरीके से चलते जाएंगे। बहुत बचपने वाली चीजें लग रही होंगी ना, लेकिन ये चीजें आप लोगों को जैसे ही एग्जाम में जाओगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। कैसे, मल्टीपल और फैक्टर में आप लोगों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा। तो बस याद रखो, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब होता है टेबल या फिर पहाड़े। तो ये आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। अभी मैं फैक्टर के एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बता दिए। बस बहुत ज्यादा आप लोगों को नोटबुक भरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नोटबुक नहीं भरेंगे, तो बस इतना सा लिख लेते हैं हम। लिख लिया। अब फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूजन नहीं रहा ना, तो बस अभी चलते हैं हम वापिस जहां हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक स्टार्ट किया था एलसीएम एचसीएफ, उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे एचसीएफ, और एचसीएफ में जैसे ही पढ़ाने आपको लगे थे, आपको यहां पर आया था कंफ्यूजन गुणनखंडों में। मैंने आपको गुणनखंड बता दिए, मैंने आपको बता दिए क्या, फैक्टर्स। अब नहीं आने चाहिए कंफ्यूजन। अब वो होते क्या है, एचसीएफ में कौन से फैक्टर काम में लेंगे अभी बताता हूं, आगे वाला पे पढ़ लो। एचसीएफ दी गई संख्याओं में किसी भी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया 5 और 25 का एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ दी गई संख्याओं में से किसी भी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 25 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात? चलो ये बात भी समझ लिए। एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि इस्तेमाल की जाती है। ये दो विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, ये दो विधियां हैं। कौन सी कैसे काम में लेनी है मैं आपको बताऊंगा, और एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा। बने रहिए क्लास में लास्ट तक, बीच में कहीं पे भी आप लोगों को रुकना नहीं है। तो ये विधियां हो गई, अभाज्य गुणनखंड, भाग विधि। कुछ नहीं लिखना आपको, ये ऐसे का ऐसा मिल जाएगा आपको, है ना, कुछ भी नहीं लिखना। आपको पता है रिसोर्सेज में मैं ऐसे का ऐसा सब कुछ डाल देता हूं। एक पीडीएफ अपनी होती है क्लास नोट्स की, एक पीडीएफ अपनी होती है जो ये क्लास का मटेरियल जो भी है ओरिजिनल फॉर्म में सारा का सारा नीचे डल जाता है। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये जब हम एलसीएम पढ़ लेंगे तब ये वाली लाइन भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, इसमें एलसीएम टॉपिक आ गया ना, तो ये जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ लेंगे तब ये वाली लाइन भी डिस्कस करेंगे। ये 3 लाइन हमें याद रखनी है, ये 3 लाइंस हमें याद रखनी है। क्या कि एचसीएफ दी गई संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा होता है। सार्व गुणनखंड, चलो यही समझा देता हूं, कॉमन गुणनखंडों में से
सबसे बड़ा होता है। वो कैसे होता है वो तो मैं बता रहा हूं ना, चल रहे हैं ना, बेच है, आराम से चलेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। तो बस ये भी बता रहा हूं। फिर ये अगली लाइन क्या है, HCF दी गई संख्याओं में से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। आगे वाला क्या है, HCF निकालने के लिए ये दो विधियां हैं जो आपके काम आएगी। बस ये चीज हो गई। अब मैं चलता हूं आगे। आगे चलेंगे कहां, ये विधियां, वहां तो दो ही विधियां थी सर गुरुजी, वहां तो दो ही विधियां बताई थी, गुणनखंड विधि, भाग विधि। ये कहां से ले आए, अंतर विधि। ये लिख लो, अंतर विधि। आप लोगों को एग्जाम क्लियर करनी है ना, एग्जाम क्लियर करनी है तो कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, वो है अंतर विधि। अब तीनों की तीनों आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, तीनों के तीनों हम लोग सीखेंगे मिलकर, ठीक है। ऐसे चले, हम लोग सीखते हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं है। कभी मैं ये लाइन कब बोलता हूं, जब मैं बहुत इजी चीजें जो हमने बचपन में पढ़ी है वो सिखाने लगता हूं। और कभी कभी ऐसे लगता है कि यार इतना आसान पढ़ रहे, खुद को ही अजीब लगने लग जाता है। तो मैं बोल रहा हूं मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं, बहुत प्यार से जल्दी से ये वाली चीज को हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक है, गुणनखंड विधि, अंतर विधि, भाग विधि। सबसे पहले करते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। तो ये तीनों के तीनों उतार लेना, नोट साथ में बनते रहने चाहिए। अपने जो भी नोट्स बनेंगे शॉर्ट नोट्स बनेंगे, कुछ भी लंबे लंबे मैं लिखवाऊंगा नहीं, तो छोटे से नोट्स बनेंगे। ऐसे तीनों के तीनों उतार लो, ठीक है। यहां से उतार सको तो वीडियो को रोक के उतार लो, या फिर मैं जब आपको PDF दूंगा तो वहां से उतार लेना, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखेंगे और बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस चीज को आप लोग कर लोगे। मैं कर रहा हूं HCF। गुणनखंड विधि सबसे पहला तरीका होता है, जैसे 18 और 24 है जो हमने बचपन में पढ़ा, मैं उससे शुरुआत करता हूं। 18 और 24 का मुझे HCF निकालना है, जो हमने बचपन में पढ़ा वो तरीका मैं यहां लगा रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा कि आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो जो बचपन में पढ़ा वो चलो आ जाते हैं जल्दी से। क्या है, कैसे करते थे, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते थे, तो इसमें आ जाता था 9, फिर उसके बाद 3, फिर इसके बाद 1, यही करते थे। इसका मैंने गुणनखंड किया। गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब उसका करके देखो, उसमें भी वो सेम ही चीज कर लो। 2 से करो तो 12 बार, 2 से करो तो 6 बार, 2 से करो तो 3 बार, 3 से करो तो 1 बार। अब दोनों में सबसे कॉमन वाले सब कुछ हम लोगों को लेने यहां, तो देखते हैं कॉमन क्या क्या है। कॉमन क्या क्या है देख लेते हैं। अब देखो यहां पर एक तो 3 और एक 3 कॉमन है ना, उसके बाद एक 2 और एक 2 कॉमन है। अब यहां पर एक 3 है लेकिन यहां पर 2 3 नहीं है, यहां पर 2 है 3 लेकिन यहां पर तो 1 ही है, तो कॉमन तो 1 ही आएगा। और यहां पर 2 1 है, उधर 2 चाहे कितने ही हो कॉमन तो 1 ही आएगा। तो जो सबसे बड़ी घात कॉमन है एक दूसरे में वो मैंने ले ली। इधर तो 2 कॉमन था और एक 3 कॉमन था, तो इसका क्या आ गया, फैक्टर 6 आ गया। इसका HCF क्या आ गया, 6। अब हमारी संख्या क्या थी, 18 और 24, दोनों में से बड़ा नहीं है ना, ये दोनों में से बड़ा नहीं है। पीछे मैंने क्या लिखाया था आपको, दोनों में से भी बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक क्या है, सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा, सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा। अब यहां कुछ लोगों को ऐसे दिक्कत आ रही होगी कि क्या है, अगर कुछ को, वैसे तो बहुत आप लोगों को बचपन में पढ़ाया हुआ है, ये बहुत पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी हो रहा होगा ना कंफ्यूजन, है जी। चलो फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं, मैं सबको साथ लेके चलता हूं, फिर से देखते हैं। चलो आ जाओ वापिस से, वापिस से, वापिस से, कहां तक, यहीं पर आके रुकना है, ठीक है। एक तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो कि पहले मैं 18 वाला लिखता हूं, पूरा जो हम करते थे, कहां, स्कूल में करते थे। 18 वाले में कैसे लिखते थे, 2 की घात तो 1 है और 3 की घात कितनी है, 2, ऐसे ही है ना, 3 की घात 2, 2 की घात 1। फिर हम लिखते थे 24 वाला, ठीक है। 24 में 2 की घात कितनी है, 3, ठीक है, और 3 की घात है 1।
अब आप कुछ खुद देखो, जो पीछे लाइन लिखी हुई थी उस लाइन में ऐसे लिखा हुआ था, इस तरीके से लिखा हुआ था कि दोनों में से सार्व, सार्व मतलब कॉमन, कॉमन में से सबसे बड़ी घात। ठीक है, तो यहां कॉमन तो देखो 2 की घात 3 कॉमन है क्या दोनों में? है क्या 2 की घात 3? नहीं है। 2 की घात 2 दोनों में है? नहीं है। लेकिन 2 की घात 1 है दोनों में, और वही सबसे बड़ी है 2 की घात। तो यानी कि जो बड़ी है वो सिर्फ 2 की घात 1 ही है जो दोनों में है। तो मैंने लिख दिया दोनों में से 2 की घात 1 यहां लिख दिया, फिर गुणा किया। 3 में भी वही सेम ही सिचुएशन है, 3 की घात 2 तो कॉमन नहीं है दोनों में, 3 की घात 1 जरूर कॉमन है, तो 3 की घात 1 मैंने लिख दी। तो 3 दूनी 6। ये था गुणनखंड मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपने इस तरीके से किए फैक्टर्स जो आपने बचपन में किए थे, लेकिन मैं अभी फैक्टर करता हूं और कुछ जल्दी जल्दी करने वाले तरीके देखता हूं, क्योंकि अगर उसी तरीके से करते जाएंगे, उसी तरीके से करते जाएंगे तो आगे थोड़ी बढ़ेंगे। हम जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं तो हमें लगता है हमें तो सब आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस तरीके से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम फैक्टर बनाएंगे, हम ऐसी तरीके से यहीं पे कर लेंगे। 18 के फैक्टर्स क्या क्या है? 18 के फैक्टर्स हैं क्या क्या? सबसे पहले जो भी आपके दिमाग में टुकड़े आए, 18 के जो भी टुकड़े आपके दिमाग में आए, 9 दूनी 18, फिर 3 दूनी 3 तिये 9, और ये रहा 2। जल्दी से बन गए ना? जैसे मैंने ऐसे टुकड़े बनाए, जो भी दिमाग में है, सबसे पहले क्या दिमाग में आया? 9 और 2, ये मैंने 2 फैक्टर बना लिए। ये भी फैक्टर हैं, 18 के फैक्टर ही हैं ये। फिर उसके बाद 2 को तो मैं और तोड़ नहीं सकता, 9 को तोड़ता हूं, 3 तिये 9, और ये 2 तो है ही है। उसके बाद 24 के साथ भी यही अत्याचार करते हैं, इसको भी तोड़ते हैं। क्या आता है सबसे पहले दिमाग में? 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, सबसे पहले दिमाग में ये आया। उसके बाद क्या दिमाग में आता है? 6 दूनी 12, तो ये आ गया 6 दूनी 12। उसके बाद क्या दिमाग में है? 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, और जो पहले से हो रखे हैं वो तो हो ही गए। अब बस क्या देखना है? दोनों में कॉमन देखना है आपको। कॉमन क्या देखोगे? एक तो 2 कॉमन है दोनों में, और एक 3 कॉमन है दोनों में। उसके बाद कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब जो दोनों में, और कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है। तो 3 गुणा 2, ये आ गया मेरा आंसर कितना? 6। तो कोशिश करो फैक्टर आप इसी तरीके से बनाओ, प्रैक्टिस करो। 2 नंबर कोई से भी ले लो, उनकी प्रैक्टिस करो, फैक्टर बनाते चलो। समझ रहे हो? अभी देखो आपके पास, अभी मैंने वादा कर रखा है 8 बजे क्लास आपके पास आएगी आएगी। मेरी तबीयत खराब हो रखी है, अभी मेरा सर भयंकर तरीके से फट रहा है, लेकिन मुझे मेरा कमिटमेंट पता है कि 8 बजे आप लोगों के पास आना है। इसका मतलब आना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने काम में लगा रहूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी लगे रहोगे। अभी देखो क्लास बोर नहीं होनी चाहिए। नई चीज आप लोगों ने सीखी, गुणनखंड विधि आप लोगों ने यहां देखी एक बार। यहां तक आप लोग बोर हो गए होंगे, स्टार्टिंग की क्लास है, तो अपनी क्लास में बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे कल की क्लास जैसे ही डली, तो कल क्या हो रहा है? कल क्लास जैसे ही डल रही है, अपनी किस्मत इतनी खराब कि क्लास जा रही है ऑनलाइन लेकिन बीच में ही रुक रही है। क्लास जा रही है ऑनलाइन लेकिन बीच में रुक रही है। अब कुछ बच्चे क्या है कि 8 बजे का टाइम दिया है, 7:30 बजे से ही मैसेज करने लग रहे हैं, 7:30 बजे से ही कॉल करने लग रहे हैं। वो लोग मेरे को टेंशन में डाल रहे हैं कि 8 बजे क्लास पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फिर भी मैं लगा हूं, मुझे पता है 8 बजे का बोला है, मतलब 8 बजे जानी ही चाहिए। तो मैं उस कसमकस में लगा हूं, वरना मेरे को ये भी देखना है अभी 500-700 से लगभग, मैंने अभी तक तो गिने नहीं, अभी ये क्लास लेने लग गया हूं तब तक कितने बच्चे हो गए होंगे, लगभग 550-600 के लगभग बच्चे हो गए होंगे, है ना। तो अब सोचो 8 बजे क्लास नहीं जाएगी और इतने सारे बच्चों के मैसेज एक साथ आएंगे, तो मेरे को तो लाना ही पड़ेगा। चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे को लानी ही पड़ेगी क्लास। अब आप लोग ना, अब बहुत हो गया, अब विश्वास रखो। अब अपने दिमाग में ये मत रखो कि पता नहीं कैसे क्या होगा। आप आओ, आपको कुछ नहीं करना, 1 घंटे आना है बस। यहाँ पर जो भी चल रहा है बिल्कुल एकदम बचपने वाले तरीके से चलेंगे, बिल्कुल। बहुत अगर बीच में क्लासेज छूट गई, हो सकता है तब आप लोगों को दिक्कत आए। और दूसरी बात, क्लासेज इकट्ठी नहीं करनी है। इकट्ठी करोगे सर पे बोझा हो जाएगा, फिर बस बोझे के नीचे दब जाओगे। बाकी सारी चीज़ें भी तो पढ़नी है, जीके जीएस जो रटने वाली चीज़ें हैं वो भी तो देखनी है जी। और
हो जाएगा, है ना। तो दिमाग को बिल्कुल शांत रख के आओ। अगर बोर होते हो ना तो मुझे आप सजेशन दिया करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो कि आपको कुछ क्या चाहिए, कुछ कैसा क्लास के अंदर किस तरीके का एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो भी बीच में अपन ऐड करते रहेंगे। और मैं, आप लोग जो मेरे से बात करोगे ना, उसी के बाद अपना कॉन्वर्सेशन शुरू होगा। जब जैसे आप लोग क्लास ले रहे हो और उसके बाद हमने मुझे कुछ सजेशन दिए, कुछ बोलेंगे, तो मैं वो बातें आप लोगों को यहाँ पूरी क्लास के सामने बताऊंगा, तो हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाएंगे, है ना। अभी तो लग रहा होगा कि अनजान, कुछ बच्चों को तो ऐसे भी हो रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया 150 रुपया का। अरे बेटा 150 रुपये लेके कहाँ जाऊंगा मैं, ये बताओ, है 150 रुपया। तो इसमें बस इतना ही है कि आप लोगों के साथ मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करूंगा कि आपके 150 रुपये का आपको मजा नहीं आया हो। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रह के बस ये क्लास लेने आ जाया करो, है जी। बोर तो मैं वैसे ही नहीं होने दूंगा, मैं इतने सांस ही नहीं लेने देता आप लोगों को। देखो कैसे लगातार बोलता रहता हूं, है, तो मैं सांस ही नहीं लेने देता। जल्दी से क्लास खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। कल की क्लास थोड़ी लंबी हो गई होगी ना, हो जाने दो, इतना तो चलेगा। कभी 1 घंटा, कभी 50 मिनट, कभी 1 घंटा 10 मिनट, इसी तरीके से अपनी क्लासेस चलेंगी। तो गुणनखंड विधि हो गई। चलो इसी प्रश्न को हम करते हैं किस तरीके से। ये मिटाएंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या है, हमें बाद में इसकी आपको प्रिंट भी तो देना होता है ना, पीडीएफ भी तो देनी होती है। अगला वही प्रश्न 18 और 24 का हम इस बार करेंगे भाग विधि से। करेंगे क्यों? क्योंकि भाग विधि भी काम आती है, कभी कभी इस तरीके के प्रश्न पूछ लेता है कि हमें उसी विधि से करना है, तो वो भी आप लोगों को आना जरूरी है। तो देखो 18 और 24, तो इसमें से बड़ी संख्या में ले लेता हूं, कहां, यहां, और 24 में मैं भाग, 21 है या 24 है, 24 है, गलती से 21 लिख गया, तो चलो 24 करते हैं। 18 का इसमें भाग दे दो गुरुजी। 18 का भाग दिया ना, तो 18 एकम 18, यहां कितना बच गया गुरुजी, यहां कितना बच गया गुरुजी, यहां बच गया 6, 6 बच गया। अब 6 बच गया, उसके बाद देखो क्या करना है, यहां पे बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे बड़ी संख्या लिखी, उसमें जो छोटी संख्या थी उसका भाग दे दिया, जहां तक गया वहां तक दिया, ये शेषफल बच गया। उस शेषफल को बना दो क्या, भाजक। इस शेषफल को बना दो भाजक, यानी जो भाग देता है वो। और ये जो यहां 18 है ना, कब से बैठा है यहां पे, मजे कर रहा है, इसको लाके रख दो यहां, इस 18 को लाके रख दो यहां। चलो फिर से यही स्टेप दोहराते हैं, फिर से भाग दे दो इसमें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार गया, 3 बार गया गुरुजी, 18 यहां मेरा आ गया, खत्म काम। अब इसमें से आपको ले लेना है इस साइड में जो है, इस साइड में क्या क्या है, 18 और 6 ले लिया। अब इसमें सर गुरुजी इसमें 18 और 6 को क्यों लिया है, नहीं लेना है। ये जो 18 है ना, इसको नहीं देखना, क्योंकि ये तो था ही ना अपने पास, इसके अंदर क्यों टाइम वेस्ट करना। ये जो लास्ट में जो भाजक आता है ना, वही मेरा आंसर होता है 6। ये मेरा आंसर आ गया 6। समझ गए, भागफल विधि समझ गए, भाग विधि समझ गए, कैसे भाग विधि से गुणनखंड करोगे, कैसे करोगे, कैसे एचसीएफ निकालोगे भाग विधि से, समझ रहे हो। फिर से देख दो, फिर से देख दो, फिर से समझाता हूं आपको, फिर से दिखाता हूं, वापिस से आ जाओ। चलो पूरा ही मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो मैं फिर से कर रहा हूं। चलो आ जाओ, यहां कंफ्यूज नहीं होना। वो बच्चे जो पहली बार ही मैथ पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, उन्होंने गुणनखंड विधि देखी, अभी मैं उनको भाग विधि पढ़ा रहा हूं। कैसे, देखो 18 और 24 में से जो बड़ा है, जब भी कोई भी दो संख्याएं आपको मिलेंगी, बड़ी वाली को यहां रख दो, छोटी वाली को यहां रख दो। रख दिया गुरुजी। चलो 18 एकम 18, जितना बचा उतना आ गया नीचे। कितना आया जी, बताओ मुझे कितना आया, 6 आया गुरुजी, 6 आया ना। तो उसके बाद ये जो 18 है ना, जो इधर वाला है ना, वो यहां लाके रख देते, यहां रख दे तो मैं, यहां रख देता तो इसमें भाग कर देता, भाग कर देता तो देखो 6 का भाग दोगे, 6 तिये 18, 6 तिये 18, बच गया क्या, 0, कुछ भी नहीं बचा। जहां भाग खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया, उसका भाजक ले लो, वही मेरा आंसर है। उसका भाजक ले लो, वही मेरा आंसर है। एक विधि ये हो गई। एक विधि मैंने आपको क्या बताई थी, एक विधि मैंने आपको बताई थी कौन सी, गुणनखंड विधि। उसमें मैंने इसके टुकड़े कर दिए, आपस में कॉमन ले लिए। बोलो गुरुजी एक चीज और है, आपने एक अंतर विधि भी बताई थी मुझे, वो क्या है गुरुजी,
देखो वो ऐसा है कि मैंने भी तो स्टडी की है, मैंने भी स्टडी की है, बहुत से टीचर्स से मैंने भी पढ़ा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को ज्ञान बचपन से ही पता था। तो मैंने जितना सब कुछ इधर उधर से पढ़ा, इधर उधर से ज्ञान लिया है, उस ज्ञान में मुझे एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या गुरुजी? वो ये कि देखो अंतर्विधि में जब आपको बताता हूं, अंतर्विधि उसमें मैं एक ट्रिक लगाता हूं, उससे मेरे को एक आइडिया लग जाता है। कभी कभी मेरा आंसर पूरा नहीं आता लेकिन मुझे एक आइडिया लग जाता है। कैसे? जैसे अंतर का मतलब भी आपको पता चल गया, क्या? डिफरेंस। अंतर का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस आप सबको पता है कि डिफरेंस होता है माइनस करना। आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दोगे तो वो उन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। तो इसके बीच में अंतर कितने का है? 6। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6। और इनके बीच का जो अंतर होता है ना, या तो वो या फिर उसके फैक्टर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं थोड़ी गहरी बातें बोल जाता हूं बताते बताते, इजी चीजें बताते बताते गहरी बातें बोल जाता हूं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है पूरा। यहां मैंने क्या बताया फिर से बताता हूं मैं। जैसे देखो अंतर्विधि हम पढ़ रहे हैं, अंतर्विधि का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप लोगों को उठाना है, उससे आपको पता चल जाएगा दोनों के बीच अंतर क्या है। वो जो अंतर आता है दोनों संख्याओं के बीच का, या तो वो HCF है, या तो वो HCF है, या उसके फैक्टर्स में से कोई होगा जो HCF होगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? अब देखो 18 और 24 में, 18 और 24 में डिवाइड करके आप देखोगे तो 2 का भाग भी जाता है 24 में, 2 का भाग 18 में भी जाता है। उसके बाद आप 3 से देखो, 3 का भाग 24 में भी जाता है, 3 का भाग 18 में भी जाता है। उसके बाद बड़ी वाली संख्या को देखो, 6 का भाग 24 में भी जाता है, 6 का भाग 18 में भी जाता है। इस 6 से ऊपर वाली कोई भी संख्या HCF नहीं होगी। तो अंतर्विधि देखो कितनी काम की चीज है, कंफ्यूज मत हो। एक तो मैंने आपको गुणनखंड विधि बता दी, एक भागफल विधि बता दी। अब देखो अंतर्विधि बहुत प्यारी चीज है, दोनों के बीच का सिर्फ अंतर निकालना है। दोनों के बीच का अंतर निकाला माइनस करके तो आपके पास 6 आया। अब इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, या तो वो या फिर जो अंतर आया है वो, हमेशा HCF उनमें से ही आएगा। आपको यह ध्यान रखना है, 6 से बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकती, ये तो आप दिमाग में बैठा लो। HCF इन दोनों के बीच का जो अंतर है उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो जब आप लोग ऑप्शन भी देखोगे ना, तो उनमें एक बार तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको कि कुछ ऑप्शन तो इन दोनों के अंतर से ही बड़े होंगे, तो वो तो HCF हो ही नहीं सकते। तो आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि बन जाती है अंतर्विधि, जो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे पास आई है। ये कोई विशेष विधि आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी कहां? जहां आप लोगों को एकदम ट्रिक्स के हिसाब से पढ़ाया जाता है, जहां एग्जाम को टारगेट करके आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अंतर्विधि से भी करके देखते हैं। अब ये 18-24 वाला हमने तीनों विधियों से करके देख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 32 और 54। और जरूरी नहीं है हमेशा तीनों विधियों से ही आंसर आए। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो हमें पता चल जाएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां कौन सी विधि लगाऊं यार, यहां कौन सी विधि सही रहेगी। तो तीनों विधियों की एक बार प्रैक्टिस कर लो। मैं बोल रहा हूं, मेरे पे विश्वास करो, तीनों विधियों की एक बार प्रैक्टिस कर लो, तीनों आप लोगों को आनी चाहिए। तो 32 और 54 है। मैं गुणनखंड विधि से इन दोनों को कर लेता हूं। तो कैसे करूंगा, पहले इसके टुकड़े करके देख ले गुरुजी, पहले इसके टुकड़े करके देख लो तभी पता चलेगा। तो 16 दूनी 32 पहला टुकड़ा, उसके बाद 8 दूनी 16, फिर ये 2 तो है ही हैं। फिर उसके बाद इसका टुकड़ा करूंगा 4 दूनी 8, ये 2 तो है ही हैं। 2 दूनी 4, फिर ये 2 तो 3 तो है ही हैं। हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। पहली संख्या का टुकड़ा क्या आया मेरे पास? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये मेरे टुकड़े आए। अब 54 का करके देखता हूं। पहला टुकड़ा क्या आता है? 18 54 मेरे दिमाग में आ गए, तो मैं इसको कर लेता हूं 18 54 ही लिख लेता हूं। गुरुजी 18 54 ही लिख लो, 18 गुना 3। अब इस 18 के टुकड़े कर दो, क्योंकि 3 का तो अब टुकड़ा होएगा ही नहीं गुरुजी। तो 9 दूनी 18, तो ये कर दिया मैंने 9 दूनी 18, ये 3 तो पहले से ही है। अब इस 9 का टुकड़ा करो गुरुजी जल्दी से, 3 3 9, ये रहा 3 3 9 गुना 2 गुना 3,
बस हमें क्या देखने, कॉमन देखने। यहां कितने दो है, यहां एक ही दो है ना, तो यहां का भी एक दो में ले लूंगा। बस यहां का सिर्फ एक ही दो आएगा। इधर तो तीन ही नहीं है गुरुजी, इधर तो तीन नहीं है ना, तो सिर्फ एक दो ही है जो दोनों में कॉमन है। जो कॉमन होगा वो लेना है, सीधी सी बात, समझते क्यों नहीं हो? सिर्फ जो कॉमन है वही लेना है। तो मैंने दो ले लिया, मेरा आंसर भी गुरुजी दो ही आएगा। फिर मेरा आंसर भी दो ही आएगा। कितना आसान है। मुझे 32 और 54 का HCF निकालना था। जो जो टुकड़े मेरे दिमाग में आए मैंने वो टुकड़े कर दिए, फिर बात खत्म ही हो गई। फिर तो गुरुजी बात का बतंगड़ बनाना ही नहीं है, बात खत्म ही हो गई। अब मैं इसको ट्राई करता हूं कौन सी विधि से, अंतर विधि से कर लूं। अंतर विधि मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं करके देखता हूं अंतर विधि। चलो आ जाओ। ये तो हो गई कौन सी, गुणनखंड विधि हो गई। ये तो हो गई गुणनखंड विधि। में लिख देता हूं इधर, गुणनखंड विधि। इंग्लिश वाले लिख लेना रे अंग्रेजों, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जो भी है लिख लेना। अब मैं आता हूं कहां, यहां। बोला आ जाओ, तो गुरुजी मैं बार बार क्या बोल रहे हो, बोलूंगा ये रहा अंतर विधि। अंतर विधि क्या है, दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। 54 और 32 के बीच का डिफरेंस निकाल लो। क्या आया, 5 में से 3 गया तो 2, 22 आया जी गुरुजी दोनों का अंतर। फिर से चेक कर लो एक बार, 54 और 32 का अंतर कितना आ रहा है, 2, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए तो 2, बस 22 आ गया अंतर। अब या तो 22 होगा इसका फैक्टर, या तो 22 होगा इसका आंसर, या फिर 22 के फैक्टर्स होंगे। तो मेरे दिमाग में 11 गुणा 2 आया इसका फैक्टर, 11 दूनी 22। अब आप क्या करके देखोगे, 2 का टेबल इन दोनों में जा रहा है, ये तो सीधी सी बात है। लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 4 है, तो ये तो 2 का तो जाएगा। 11 का करके देखो, तो देखो 11 का भी नहीं जा रहा, 22 का भी नहीं जा रहा, नहीं जाएगा ना। देखना क्या है, पता ही है 11 का भी नहीं जा रहा, 22 का भी नहीं जाना, क्यों कंफ्यूज होना। ना 11 का जा रहा ना 22 का जा रहा, तो मेरा आंसर क्या आया, 2 आया ना। इधर भी तो 2 ही आए थे, मैं पता नहीं क्यों रुक गया, रुकने वाली चीज ही नहीं थी ये, तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस ये देखना है कि फैक्टर्स आएंगे या फिर वो अंतर ही आएगा। 22 से बड़ी तो आपको ऑप्शन में कोई संख्या दिख जाए ना, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, उसको तो पहले ही काट दो। अगर 22 से बड़ी कोई संख्या दिख जाए उसको तो सोचना ही नहीं है, पहले ही काट दो। फिर 22 है ना, उसके फैक्टर करके देख लो, 11 दूनी 22, यही मेरे दिमाग में आया। इसके अलावा तो कोई फैक्टर ही नहीं बनता, ना 11 का भाग जाता है इन दोनों में, ना 22 का जाता है इन दोनों में से किसी एक में भी नहीं जाए तो वो संख्या हो ही नहीं सकती। आंसर क्या है, 2, बस बात खत्म। ये अंतर विधि हो गई। अंतर विधि ये दोनों आप लोग, अब मैं इसको काटूंगा नहीं, मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये PDF आप लोगों को दूंगा ना, इसलिए मुझे ये जो भाग विधि है वो अगले पेज में करनी पड़ेगी। जो भाग विधि है ना वो अगले पेज में करनी पड़ेगी। मैं सीधा सीधा लिख देता हूं भाग विधि, ठीक है। अगले पेज में कर ले, क्या दिक्कत है। आ जाओ फिर अगले पेज में आ गए, यहां आओ। क्या थी संख्याएं, एक बार रिवाइज कर लूं। संख्या है 32 और 54, तो मैं लिख लेता हूं 32 तो इधर आएगा और 54 आएगा यहां। सही किया, बड़ी संख्या को मैं अंदर रखूंगा, छोटी संख्या को मैं बाहर रखूंगा। तो 32 दूने 64 तो बड़ा हो गया, 32 दूने 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो 32 ही करना पड़ेगा मुझे। 32 एकम 32, नीचे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा गुरुजी नीचे। तो चलो 22 लिख दिया। अब 22 का भाग दो 32 में, 22 का भाग 32 में दोगे तो एक बार जाएगा, ये लो 22 आ गया। फिर यहां कितना बचा गुरुजी, यहां बचा 10, यहां बचा 10। अब 10 का भाग 22 में दो है, 10 दूनी 20, नीचे बचा कितना, 2, 2 का भाग 10 में दो, 5 बार चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। ये लो मेरा लास्ट का फैक्टर कौन सा है, लास्ट का भाजक कौन है, ये 2 है, तो मेरा आंसर भी क्या आएगा, 2। ये है भाग विधि, इस तरीके से चलती है। बड़ी संख्या को लिखना है अंदर, छोटी संख्या को लिखना है नीचे साइड में। और अब यहां जो शेषफल बचता है फिर उसका भाग देते जाओ, फिर यहां जो शेषफल बचता है उसका भाग देते जाओ, फिर यहां जो शेषफल बचता है उसका भाग देते जाओ। बस ये आप पैटर्न अपना याद रख लो। आप बोलोगे सर मैं तो अंतर विधि से ही कर लूंगा,
मुझे क्यों ये भाग विधि के चक्कर में पटक रहे हो? बेटा बहुत जगह ऐसा होगा जहां आपको इस विधि से करना पड़ेगा। कहां होगा मैं बताऊंगा। और आप लोग तो अभी तो स्टार्टिंग में ये तीनों विधियां याद करोगे, क्योंकि बचपन में सीखा हुआ है, अपना बचपन में सीखा हुआ है। उस ज्ञान का फायदा लो ना, उस चीज को क्यों छोड़ रहे हो? नया सिखा रहा हूं, एक अंतर विधि तो नहीं सिखा रहा हूं, बाकी ये दो चीजें तो बचपन में पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी हुई तो यहां देखो बिल्कुल एकदम जड़ से उखाड़ के आप लोगों को पढ़ा दिया हर चीज है। तो बस यही ध्यान रखना है। आगे ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। आप हमने इस चीज को तीनों विधियों से कर लिया। दो विधियां, गुणनखंड विधि, अंतर विधि, और ये हो गई भाग विधि। अगला प्रश्न नहीं आया स्क्रीन पे, आगे तो ये आ गया जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसकी बाद में बात करूंगा, क्लास के बीच में डिस्टरबेंस नहीं। अगला है 70 और 30 का HCF आप निकालोगे। 70 और 30 का HCF हम निकालेंगे, लेकिन पहले आप निकालो, फिर मैं यहां बताता हूं। चलो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लो, फिर उसके बाद निकालने की कोशिश करो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हालत खराब है आज, फिर भी लगा पड़ा हूं आप लोगों के लिए। बस आप कोशिश ये करना ना लाडलो, कोशिश ये करना कि और बच्चों को बैच में ऐड करो, क्योंकि मैंने बहुत कम प्राइस रखी है। बहुत कम मतलब बहुत कम। 149 में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन अभी एक तो ये है कि अपना प्लेटफॉर्म जो है उसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आप करते जाओ, सवाल करते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ। एक तो इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं है, तो फिर उससे क्या होता है, उससे जो अपना टारगेट होता है ना, जब अपनी बात पहुंच नहीं पाती ना लोगों तक, तो बस वही चीज है। अब आप लोग पहुंचाओगे, आप लोग मेरी हेल्प करोगे ना, तभी हो पाएगा। मैं और मेहनत करूंगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा। बस इसमें और बच्चे ऐड करो, क्योंकि बैच चलता है आप लोगों की वजह से। यहाँ ये जो अभी जैसे मैंने 1 घंटे क्लास ली है ना, इस 1 घंटे में यहाँ बहुत सारा खर्चा लग जाता है। बस वो ही कवर करवाने के लिए ये हल्का सा प्राइस रखा है। इसमें हमें कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो मैं जो अभी तो हम कौन सा ये क्लास कौन सा यूट्यूब पे जाने वाली है या फिर इधर उधर जाने वाली है, अपने बैच में तो रहने वाली है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से पर्सनल बातें भी शेयर कर सकता हूँ, हर चीज़ आप लोगों को बोल सकता हूँ। अभी मैसेज में, कॉल पे क्या क्या बताऊंगा, तो एक वीडियो में आपके पास सारी चीज़ें पहुंच गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। आपका अगर कहीं पे कोई ग्रुप है, कहीं पे भी कुछ भी आप लोगों का है, तो उसमें भी शेयर करना है। हमें लगता है कि इसको ज़रूरत है, उसको बताना ज़रूर है, ठीक है। यहाँ से अपना रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, ये बहुत आगे तक चलेगा। आप जब सिलेक्ट होके आओगे तो यहाँ मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा, ठीक है। चले आगे चले, चलो। अब मैं इसको वही तीनों विधियों से करूंगा ताकि हमारा यहां रिवीजन हो जाए। 70 और 30, तो सबसे पहले 70 और 30 टुकड़े करके देखूंगा। तो 10 7 70 ये टुकड़ा मेरे दिमाग में आया सीधा सा। तो लिख लो, तो दिमाग में आया है तो लिख लो, क्या दिक्कत है। 10 गुणा 7, आगे 7 का टुकड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 का हो सकता है, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, और ये 7, ये टुकड़े हैं। इससे आगे गुरुजी टुकड़े ही नहीं बन रहे, तो यही छोड़ दो। आगे वाला देखो, आगे वाला क्या है, आगे वाला 10 दिए 30 बन रहा है गुरुजी, चलो ठीक है। 10 का भी टुकड़ा हो रहा है ना, 5 दूनी 10 बन रहा है गुरुजी, चलो ठीक है। ये लो, ये टुकड़े मैंने कर दिए। क्या दिक्कत आई मुझे? कोई दिक्कत नहीं आई। तो बस यहाँ तो बस अब क्या करना है, अब मुझे इनमें कॉमन देखना है। एक तो 5 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, उसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है। चलो ठीक है, 5 और 2 कॉमन है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 2 यानी कि 10 मेरा आंसर आ गया। फाइंड द HCF ऑफ 70 और 30। HCF का मतलब ही नहीं बताया आपको, तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये भी याद रख लेना। मैंने इसलिए नहीं बताया कि वहां इंफॉर्मेशन वैसे ही ज्यादा हो रही थी, और मैं ऐसे सोचता हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस नाम से आप अगर समझदार हो तो समझ गए होंगे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 5 है। फिर उसके बाद 2 है, कैसे घात देखोगे ना आप, उसी से पता चलेगा आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, ठीक है जी, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलने दो। ये चीज हो गई, इसको मैं यहां से वापस मिटा रहा हूं। हाईएस्ट, बेटा ये वाली जानकारी तो कहीं भी मिल जाती है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे वाली विधि हो गया। अब देखो आगे वाला देखते हैं क्या है। हमने ये देखा कि यहां हो गया कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब अंतर विधि करके देखे ना, तो देखो 70 और 30 में सबसे पहले तो अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है 40 का। 4 और 3 7, 70 40 का अंतर है। अब 40 के फैक्टर क्या दिमाग में आ रहे हैं, मेरे तो 10 चौक 40 ही काम में दिमाग में आ रहे हैं। उसके बाद 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ये फैक्टर हो गए। अब हमें पता है 40 से तो बड़ा नहीं आ सकता, 2 से छोटा नहीं आ सकता, इसके फैक्टर में से ही कुछ आएगा, इसी में से कुछ आएगा। तो मुझे पता है 2 का भाग इन दोनों में जाता है, 2 का जाता है, ये 5 का भी दोनों में जाता है, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया, लास्ट में 0 आ गया तो 5 का भी जाएगा। 4 का देके देखो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गए 30, नहीं जाता 30 में, 30 का तो जाता ही नहीं। मतलब यहां से ऊपर मुझे बढ़ना है कि नहीं, देखता हूं। देखो उसके बाद 10 का जा रहा है, चलो 10 का जा रहा है पूरा पूरा भाग। उसके बाद 40 वाला देखता हूं, 40 का नहीं जाता, तो मेरा आंसर क्या आ गया इसमें से मेरा आंसर आ गया क्या, ये 10 वाला मेरा आंसर क्या हो गया, 10। सबको पता है उधर भी 10 ही आया है तो इधर भी 10 ही आएगा। मतलब इनमें से जिस बड़ी से बड़ी संख्या का दोनों में भाग जा रहा है वही मेरा अंतर विधि से आंसर हो जाएगा। समझ गए? मतलब मुझे यहां पूरे के फैक्टर करने पड़ रहे हैं, यहां फिर सिर्फ इसके अंतर के ही फैक्टर करने पड़ रहे हैं। आप समझदार हो, आपको सब चीजें समझ आ रही है, लेकिन इन चीजों को सीरियस लोगे, इन चीजों को सीरियस लोगे तभी मजा आएगा। समझ में सारा आ रहा है ना? तो मैं बहुत ही स्लोली चलता हूं, बहुत ही धीरे चलता हूं अपने बैच में स्टार्टिंग में, क्योंकि यहां पर अगर मैंने स्पीड खींच दी तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। मैं यहां पे आप लोगों को पर्सनल मैसेज करने के लिए बोलता हूं, मेरे तो मैसेज भर जाएंगे, सर ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया। तो मैं खुद चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए लेकिन समझ में पूरा आना चाहिए, क्योंकि अभी तो अपने पास टाइम है। 100 दिन में तो मैं पता नहीं क्या क्या करवा दूंगा आपको, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो ठीक है, अभी करना है इसको भाग विधि से भी। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं तीनों विधियों से कर रहा हूं, बाकी आप खुद करना तीनों विधियों से। ठीक है, HCF सीख रहे हो, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम वाले तो हम कल से शुरू करेंगे। अभी तो हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट देख लिया ना, अभी तो प्रैक्टिस बाकी है, करेंगे, बस बने रहो। आगे क्या है, भाग विधि। भाग विधि अभी मैं दूसरे पेज से करूंगा, दूसरे पेज पे हम लोग करेंगे भाग विधि। ठीक है जी, आ जाओ। फिर क्या थे, 70 और 40 थे क्या, 70 और 30 थे, 70 और 30, तो मतलब 30 तो आएगा इधर जी, 70 आएगा इधर जी, 30 दूनी 60, चलो ठीक है, 10 बच गए जी, उतार लो 30, 10 दिए 30, ये लो मेरा आंसर आ गया क्या, 10। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ये मेरा आंसर हो गया। नेचुरल चलने दो चीजों को, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो आ जाओ, ये करो 475 और 495। यहां आप लोगों की थोड़ी सी टिपिटी गुम हो सकती है क्या बेटा, हो सकती है, इतने बड़े बड़े नंबर देखोगे। अब आप इसके फैक्टर करने जाओगे, अभी हमें अपना सिक्स सेंस जगाना है, हमें ये धीरे धीरे पता चलना चाहिए कि मैं अगर इसको अंतर विधि से कर लूं, कितना का अंतर है दोनों में, 475 495, 20 का ही तो अंतर है दोनों में। अंतर कितने का है, 20 का अंतर है, बस मैंने 20 का अंतर कर दिया दोनों में। 20 के मैं फैक्टर भी कर लेता हूं, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, ये लो, ये 3 फैक्टर है, या तो 2 का।
अब आप खुद समझदार हो, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, अरे क्या 2 का भाग जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 2 का तो ऑप्शन ही क्लियर हो गया, 2 का तो ऑप्शन ही क्लियर हो गया। 5 का जाएगा, 5 का तो दोनों में जाएगा, 10 का जाएगा क्या? 10 का पॉसिबल है क्या? अरे 10 का भाग तभी जाएगा जब किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, उसके अलावा जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 10 का टेबल 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40, 10 50, 60 70 80 90 100 है, 110 120 140 150 160 ऐसे ही चलेंगे 10 का। तो लास्ट में जब तक 0 नहीं है तब तक 10 का तो देखना ही नहीं है। वैसे ही मुझे 20 का भी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि 20 का कैसे लास्ट में 0 है गुरुजी, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। तो बस मेरा आंसर क्या आ गया? 5 आ गया मेरा आंसर। कितना जल्दी आया? ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तब इतना जल्दी आंसर आ रहा है, ये तो आपको समझा रहा हूं तब इतना जल्दी आ रहा है। सोचो आप करोगे इस विधि से तो कितनी जल्दी करोगे। इतने दिन HCF वो भाग विधि से करते जा रहे थे, हैं? तो बहुत सिंपल चीज है ना? आपको बिल्कुल भी बोधरेशन नहीं लेनी है। कर लिया, अब इसको क्यों फालतू में मैं भाग विधि से करूं, क्यों इसको मैं बाकी और विधि लगा के करूं? करना चाहते हो, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अच्छा मौका है आपके पास। इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर बनाओ, ताकि आपको फैक्टर की प्रैक्टिस हो जाए। कैसे बनाओगे? पहले दिमाग में आता है 5 से करके देख लो, 5 के फैक्टर करके देख लो, फिर उसके बाद और तोड़ो और तोड़ो, तोड़ते जाओ। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, है ना? फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करने की कोशिश करना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो मैं करूंगा अंतर्विधि से, है ना? और लेकिन प्रैक्टिस जरूर करोगे। ये टास्क है आपका, ये टास्क है आज का आपका, कि बड़े बड़े नंबर लोगे, बड़े बड़े नंबर लोगे, ठीक है, और उनके गुणनखंड करोगे। ये टास्क है आपका बेटा। नींव, किसी भी इमारत की नींव मजबूत हो जाती है ना, सब समझदार हो, है ना? तो उसके बाद उस नींव को हिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। जितनी मजबूत नींव करोगे, तो बस हमें नींव पे ध्यान देना है। ऐसी चीजें हैं ना जो हमने बचपन में पढ़ी है, इनको हल्के में नहीं लेना है। हाँ, हम कोई UPSC IAS की तैयारी करने नहीं जा रहे, हम लोगों का टारगेट है ग्रुप D, है ना? तो इसी के हिसाब से अगर ओवर स्मार्ट बन गए ना, थोड़े से भी ओवर स्मार्ट बन गए, तो इस लिस्ट से बाहर हो जाओगे, है ना? बिल्कुल भी बाहर नहीं होना है। यही सब आएगा इसमें, अभी देखेंगे, करेंगे हम लोग सवाल, यही सब आएगा। इस बैच को बनाने का मकसद ही यही है कि लेवल से ऊपर कुछ ना जाए, लेवल से नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? लेवल से ऊपर कुछ नहीं जाए, बस ये थोड़ा सा समझदारी वाली बात है। अगर नौकरी के लिए पढ़ रहे हो ना, तो ये समझदारी वाली बात है। अरे मैं पीछे के सारे पैटर्न को खोद दूंगा ना, जितने भी पैटर्न, जिस तरीके से पीछे की एग्जाम लगी है, जो पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से बनता है, उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। क्यों मैं CGL लेवल का आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर मैं उसी में आप लोगों को एनरोल करा दूं ना, उसी बैच में, है ना? तो ये समझदारी वाली बात है। ये मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता यार, यूट्यूब पे वहां हर एग्जाम के बच्चे आते हैं। यहाँ एक बात है वो इस एग्जाम वाले को बुरी लग गई, यहाँ एक बात है वो इस एग्जाम को वाले को बुरी लग गई। बोले सर मैं तो NTPC की तैयारी भी करना चाहता हूँ, आप तो बोले ग्रुप D से ऊपर का लेवल ही नहीं पढ़ाऊंगा। तो वहां मैं कैसे उन लोगों को शांत करूं, हैं? और हजारों एग्जाम्स होती हैं, हर एग्जाम के लिए अलग अलग कैसे क्लास डाल दूंगा? नहीं पॉसिबल है ना। तो बस इसीलिए वहां SSC मतलब पूरी SSC में जितनी भी एग्जाम्स आती हैं सब कवर है। रेलवे मतलब रेलवे में जितनी भी एग्जाम है वो सब कवर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रुप D। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपनी साइड में जो पढ़ाई कर रहे हो उसको जारी रखो। ऐसा नहीं है कि आप उन सब चीजों को छोड़ दो, लेकिन यहाँ एक एग्जाम पर फोकस करना है आपको, तो यहाँ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो बस ये आप टास्क करो, बड़े बड़े नंबर्स लोगे, उनके गुणनखंड करो। मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ, मैं जिस लेवल के एग्जाम को कवर करवाता हूँ उस एग्जाम का लेवल जानता हूँ। मैं जानता हूँ अभी आप लोगों को भी स्टार्टिंग में, क्योंकि यार आप लोग बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी कोई जॉब कर रहे हैं, जिनको टाइम ही नहीं है। जो ग्रुप D वाले जितने बच्चों ने मेरे से बैच लिया ना, लगभग लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं,
काम कर रहे हैं, सिचुएशन में समझता हूँ, इसीलिए यहाँ ये प्राइस भी बहुत कम रखी गई है। मैं जानता हूँ उनकी कौन सी सिचुएशन, किसी की क्या है, किसी की क्या है। मैं सभी को नहीं बोल रहा, मैं 100% लोगों को नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे कमज़ोर हैं, ये है वो, ना ना ना, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नीड है कि ये जॉब उन लोगों को चाहिए। बस उसी के लिए उसी तरीके से मैं यहाँ मैथ पढ़ाता हूँ, है ना। तो बस ये ज़रूर मेरी बात सुन लेना, स्टार्टिंग में आप लोग मेरे दिए हुए टास्क करते रहो। बस अगली क्लास में, अभी मुझे इस क्लास के बाद रिप्लाई चाहिए होगा कि आपने स्क्वायर सारे याद किए हैं या नहीं है। मैसेज आएगा आप लोगों के पास अभी, या तो ये क्लास आने से पहले ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, क्लास के बाद आप लोगों के पास मैसेज आ सकता है। तो आपको रिप्लाई करना है कि किस किस को याद हुए हैं, मैं करूँगा बात, ठीक है। ये बात हो गई, चलो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 75 एंड 243। 75 एंड 243, मैं इसमें 4 और 3 7 8 9, हाँ इसका करो। इसमें देखो जो मैंने पीछे आपको पढ़ाए थे ना कल, विभाजकता के नियम, वो यहाँ काम आ रहा है। देखो कैसे कैसे काम आ रहा है। आपने इतना बड़ा नंबर देखा, इसके फैक्टर आप लोगों को बनाने हैं, है ना। इसका फैक्टर मैं ऐसे बोल दूं क्या, मैं आपको क्या तू बुला सकता हूं पढ़ाते टाइम, तू बुला सकता हूं कि इसका फैक्टर तेरे को आता है क्या, इसका फैक्टर तुझे आता है क्या। मेरा मन करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं क्या है, मैं आपको बोल के मैं थक गया हूँ यार। कोशिश करना है ना, कभी बोल भी दूँ ना, कभी बीच बीच में बोल भी दूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मेरा निकलता है, तू भी निकलता है। ऑनलाइन में थोड़ा सा रिस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं क्या पता किसी बच्चे को बुरा लग जाए, कमेंट में जाके गालियाँ लिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। लेकिन मेरी जीभ में ना, मेरी जीभ ऐसे लपेटे खाने लग गई है जब से मैं ऐसे आप बहुत ज़्यादा उस तरीके से बन रहा हूँ ना, मैं दिमाग तक नहीं पहुँच पा रहा। मैं जब ऐसे बोलूँ ना कि ये 243 क्या है, तुझे पता है क्या है, तो मैं सामने बैठे बच्चे से पूछता रहता हूँ ऐसे। तो मैं चाहता हूँ ये अपनी ऑफलाइन क्लास ही तो है, तो मैं ऐसे ही बोलूँगा ना। कोई मेरे से उम्र में बड़ा भी है ना तो वो बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि पद बड़ा होता है ना। तो मैं यहाँ जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं गुरुजी हूँ, हैं, चाहे आप कितने ही बड़े हो, मैं गुरुजी हूँ, ठीक है। तो बस आ जाओ, अब प्रश्न पे आते हैं ना। 75 और 243, अब फैक्टर बनाने हैं। मैं इसका फैक्टर कैसे बनाऊं, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका विभाजकता का नियम क्या है। इसमें विभाजकता का नियम 3 का जा सकता है या 9 का जा सकता है। देखते हैं, देखें 4 और 3 7 8 9, और 9 की विभाजकता का नियम क्या था कि जब पूरे डिजिट्स का मैं योग करूं, जोड़ूं उनको, तो जो आता है उसमें 9 का भाग जाएगा, मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अरे यहां तो 9 आ रहा है, मतलब इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 9 के फैक्टर बना के देखते हैं, तो देखते हैं इसमें 9 का भाग देके देख लो, इसमें 9 का भाग देके देख लो। 9 का भाग 9 दूनी 18, बच गया 6, 9 सत्ते 63, यानी ये कितना आया 27 गुणा 9। यहां ये आपकी प्रैक्टिस मांगता है। मैंने बोला ना बड़े बड़े नंबर लो, उनका फैक्टराइजेशन करके देखो। अभी ऐसे लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन यहां फंसोगे। देखो यहां 243, मान लो कोई और नंबर आ जाता, तो प्रैक्टिस तो मांगता है ना, प्रैक्टिस तो मांगता है, तो प्रैक्टिस करना है। अब देखो 27 है, 7 8 9, इसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 3 27, यानी ये क्या है 9 गुणा 3 गुणा 9। अब इतना तो मुझे भी पता है गुरुजी, इतना तो मुझे भी पता है गुरुजी कि 9 का फैक्टर क्या होता है। 3 तिये 9 होता है गुरुजी, 3 तिये 9 ये होता है। ये तो 3 तिये 9 हो गया, ये भी 3 तिये 9 हो गया, ये 3 पहले से था। ये फैक्टर्स बने हैं किसके गुरुजी, इसके बन गए फैक्टर, ठीक है। अब आते हैं 75 में। 75 में लास्ट में 5 है ना, तो कुछ नहीं सोचना, इसमें 5 का देके देख लो। 5 एकम 5, 5 5 25, यानी 5 गुणा 5 आ गया। 5 एकम 5 और 25, 15 गुणा 5, 15 पंजे 75 होता है ना, तो 15 गुणा 5 हो गया। 5 तिये 15 होता है, 5 तिये 15 होता है, ये 5 हो गया। अब 5 तिये 15 15 75, ये चलो ठीक है, ये एक फैक्टर ये बन गए, ठीक है। 5 गुणा 3 गुणा 5 ये बन गया, 3 गुणा जो भी है वो।
चलो ठीक है। अब कॉमन क्या है इन दोनों में? इन दोनों में तो गुरुजी कॉमन सिर्फ 3 ही है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन ही नहीं है गुरुजी। तो कुछ कॉमन नहीं है तो बस यही मेरा आंसर है, 3 ही मेरा आंसर हो गया, 3 ही मेरा आंसर हो गया। मैंने किस विधि से किया था? मैंने गुणनखंड विधि से किया था इसको। मैंने इसको किस विधि से किया है? गुणनखंड विधि से। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां, ताकि जब आपके नोट्स बन रहे हो तो आप लोगों को पता हो कि यहां ये कौन सा मेथड लगा है। समझ गए ना? अरे समझ गए ना? तो बस अब सर मेरा मन कर रहा है मैं इसको माइनस वाले जो अंतर वाला मेथड है उससे करके देखो गुरुजी। करके देखें क्या? करके देखें? आप बोलो तो आ जाओ, फिर आ जाओ। अंतर मेथड से करते हैं इसको, ठीक है। दोनों में अंतर कितना आएगा? 13 में से 5 गया तो 8 आएगा, ठीक है। 13 में से 7 गए तो 6 आएगा। बस 168 का अंतर है दोनों में। दोनों में अंतर कितने का हो गया? 168 का, ठीक है गुरुजी। 168 का हो गया, मान गए आपकी बात। आगे बताओ। आगे इसके फैक्टर करूंगा। 6 और 1 7, 7 और 8 कितने होते हैं? 15। और 15 में किसका भाग जाता है गुरुजी? 15 में जाता है 3 का भाग जाता है। कैसे देखो? 8 और 1 9, 9 और 6 15। इसके डिजिट्स हैं, डिजिट्स का योग कितना आया? 15। मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 से करके देख लो। ऐसी सिचुएशन में क्या करके देखा करो, अगर 3 का भाग जा रहा है तो भाग दे दिया करो। 168 में 3 का भाग दे दो तो क्या? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, बच गया 1, 3 6 18। यानी कि ये क्या आ गया? इसके फैक्टर क्या आ गया? एक तो 56 आ गया। 56 को कितने से गुणा करेंगे? 3 से। ये देख लो भाग वाला, किसी को कंफ्यूजन हो तो। ये तो 56 है, ये 3 है, ये फैक्टर हो गए इसके दोनों। अब आगे 56 का कोई टुकड़ा हो रहा है? 56 का टुकड़ा हो रहा है। 7 8 56, 7 8 56, 7 8 जा 56, 7 8 जार 56। चलो ठीक है, चलो ठीक है गुरुजी, चलो ठीक है। तो ठीक है, फिर आ लो, ये लो। अब और किसके फैक्टर बन रहे हैं? 8 के बन रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये फैक्टर्स बन गए मेरे कितने? ये वाले। अब हमें ये चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 243 और 75 है, 243 और 75 है, इन दोनों में 3 का भाग जाता है क्या? 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। इसमें तो भाग जाएगा 3 का। इसमें 243 में भी 4 और 3 7 8 9, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 2 का देके देखो, दोनों में नहीं जाएगा 2 का भाग। 2 का भाग दोनों में ही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, नहीं जाएगा। 8 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या का विषम संख्या में भाग नहीं जाता। उसके बाद 56 भी सम संख्या है, तो इसका भी नहीं जाएगा। 3 का तो जा ही रहा है, 2 का भी नहीं जाएगा। और 7 का और चेक करके देख लो। 7 का टेबल 75 में 7 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो 7 का भी नहीं जाएगा, तो 7 को भी काट दो। 8 को मैंने पहले ही काट दिया, 56 को मैंने पहले ही काट दिया, 7 को मैंने काट ही दिया। बचा क्या? ओनली 3 बचा है। मेरा आंसर आ गया 3। आसान है, प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आसान तो लगेगा गुरुजी, लेकिन आंसर नहीं आएगा एग्जाम में। समझ गए मेरी बात? बस तो फिर आगे चलो, आगे चलो, बढ़ो जल्दी से आगे, क्योंकि ये HCF वाला झंझट हम खत्म कर ही देते हैं। तो आज की क्लास में खत्म कर ही दिया, इतना ही पढ़ेंगे। कंफ्यूजन नहीं रखना। क्यों? क्योंकि मैंने इतना ही क्यों रखा है, मैं आपको बता दूं। मैंने इतना ही इसलिए रखा है, मैं चाहता हूं कि आपको एक टास्क दूं आज की क्लास के बाद। और उस टास्क का मेरा मकसद यही है कि आप जितने ज्यादा हो सके उतने फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स की प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 545, तो इसके फैक्टर बनाओ। मैंने आपको नंबर दे दिया 777, तो इसके फैक्टर्स बनाओ। मैंने आपको नंबर दे दिया 3 9 5 4, तो इसके फैक्टर्स बनाओ। मैंने आपको कितना भी नंबर दे दिया 25 55, तो 55 के फैक्टर बनाओ। अगर आप लोग ऐसे फैक्टर बनाना सीख गए, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से कि इसका जल्दी से टुकड़े करो, तो मैं इसका टुकड़ा करूं 11 गुना 5, ये मेरा आंसर हो गया। ये टुकड़े बनाने आप लोग सीखो, इसलिए इस क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। समझ गए मेरी बात? अगर यहीं पे मैं आप लोगों को बोर करने लग गया ना, यहां पर मैं बोर करने लग गया, तो बेटा फिर आप लोग पूरा बैच नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो यही चाहूंगा कि आप अकेले नहीं,
आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी यार हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सब लोग मेरे बैच में आए, यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बस इसी बात के साथ मैं इस बैच को, इस क्लास को, बैच को नहीं, बैच तो शुरू हुआ है अभी, इस क्लास को यही खत्म करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरा दिया हुआ टास्क कंप्लीट करो। टास्क मैं बार बार बोलता हूं, इस क्लास की विशेषता बन जाएगी टास्क, कि मैं जैसे ही एक क्लास पढ़ाता हूं, अगली क्लास में आपका टास्क कंप्लीट होना चाहिए। टास्क ये है गुरुजी कि मुझे फैक्टर्स पढ़ने हैं, मुझे फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब देखो, फैक्टर्स निकालोगे, और ये तो ठीक है, ये तो आज का ही टास्क है। अब जिन्होंने पिछला टास्क छोड़ दिया ना, अब बताओ कितने ज्यादा टास्क हो गए उनके, हैं? तो गड़बड़ होगी ना। यही तो गड़बड़ होती है सबसे बड़ी, कि इकट्ठा होता जाता है, भार बढ़ता जाता है, और वो चीज आगे जाके परेशान करती है। तो चुपचाप ना, मैं जो भी टास्क देता हूं ना, पढ़ लिया कर, याद कर लिया कर। समझ गया मेरे बच्चे? तो बस यही रखना है, इसी तरीके से रखना है आपको। यही, क्या बोलूं मैं आपको, ये तो ज्ञान वाली बात हो जाएगी, फिर ज्यादा बोलने लग जाऊंगा तो। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो टास्क दूंगा वो मैं चाहिए मुझे, मैं मैसेज करूंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, समझ गए? समझ गए? तो बस इसी बात के साथ मैं इस क्लास को यहीं खत्म करता हूं। मिलेंगे अगली क्लास में। फंबल हो गया, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।